आगे सर। सर यार आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ स्क्रीन दिखी तो बता देना। हो रही है सर शो। सर एलएलपी में और नॉर्मल पार्टनरशिप में ना मेजरली आपका डिफरेंस यही था कि नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर जो एक अगर पार्टनर अगर कोई एक्ट करता था तो बाकी सारे जो पार्टनर्स थे वो जॉइंटली लायबल होते थे उसके एक्ट के लिए। बट एलएलपी के केसेस के अंदर ये ऐसा नहीं है, बिकॉज एलएलपी जो है आपकी वो आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो आपके सेपरेट लीगल प्रोविजन से गवर्न होती है। पार्टनरशिप आपकी लगभग एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती थी, उसके केसेस में वही लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है। ठीक है, आपको वो सारे राइट्स भी मिलते हैं जो कि आपको एक एलएलपी में मिल जाता है जो कि कंपनी वाले राइट्स है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है कि एलएलपी के केस के अंदर आपको उतने सारे राइट्स जो है नहीं मिलेंगे। एलएलपी एग्रीमेंट सर आपका अगला पॉइंट है कि एलएलपी एग्रीमेंट क्या है। एलएलपी एग्रीमेंट इज नथिंग, जिस हिसाब से आपके जो पार्टनर्स हैं वो अपनी म्यूचुअल ड्यूटीज और अपने राइट्स वगैरह वो अपने जो लिखवा सकते हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट के अंदर उसको बाद में उसको ऑथराइज करवा दो, उसको रजिस्टर करा लो एलएलपी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी एलएलपी गवर्न होगी। अगर आपके पास वो एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपकी जो एलएलपी गवर्न होगी बाय द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 आपकी गवर्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेम एलएलपी आपकी जो है वो आपके पार्टनर से डिफरेंस होती है, उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी दी होती है। ठीक है, तो उसको एक आर्टिफिशियल एक लीगल पर्सन माना जाता है। इट कैन डू एनी एवरीथिंग व्हिच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट इट कैन नॉट बी सेंड टू, वही जेल नहीं जा सकती, ओथ नहीं ले सकती है, मैरी या डिवोर्स नहीं कर सकती। बेसिकली आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कि एक अलग से हमने उसको पर्सन बना दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है सर आपका कॉमन सील। कॉमन सील होता है स्टैंप सर, कि एक एलएलपी की अपनी एक कॉमन सील होती है। ठीक है, एलएलपी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एलएलपी मे हैव ए कॉमन सील। ठीक है, उसकी एक कॉमन सील अलग से उसकी सील होती है। इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, does it is not mandatory for a LLP to have a common seal। अगर वो LLP वाले मतलब अगर पार्टनर्स अगर चाहें तो उसके अपनी एक कॉमन सील अपनी बना सकते हैं, बट अगर वो ना चाहे तो ना भी बना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज के अंदर आई थिंक ये होता है कि आपको कॉमन सील मिलती ही मिलती है। It shall remain under the custody of some responsible official and it shall be affixed in the presence of at least two designated partners of the LLP। तो अगर आप चाहो तो आप ये बना सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आप मत बनाओ। देयर इज नो वन इज कमिंग एंड आस्किंग यू टू, आपको करनी ही पड़ेगी और आप लॉ भी आपको नहीं कहता उस चीज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिमिटेड लायबिलिटी। अगेन जो मैंने बताया कि हर पार्टनर की उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, उसके घर तक के एसेट्स आप नहीं बेच सकते। ठीक है, तो जितना वो कंट्रीब्यूशन करेगा चाहे वो टेंजिबल और इनटेंजिबल हो, वो दोनों वही आपके लायबल होंगे, बाकी के लिए वो लायबल नहीं होंगे। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स जो होते हैं एलएलपी के अंदर वो आपके मैनेज करेंगे बिजनेस को। ठीक है, और ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पांसिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। जो आपके सिर्फ जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है लीगल कंप्लायंस वही करेंगे, बाकी सारे पार्टनर्स आपके जो है वो एलएलपी को मैनेज कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दो एटलीस्ट होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली एसेंशियल। The essential requirement for forming LLP is carrying on a lawful business with a view to earn profit. The LLP cannot be formed for charitable or non-economic purpose. Basically, आपको अगर LLP बनानी है तो आप उसी पर्पस से बनाओगे कि हम फ्यूचर में या फिर अभी अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे। समाज सेवा के लिए LLP नहीं बनती है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है आपके LLP को। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कोई भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जैसे कि मर्जर एंड एमएलगेमेशन अगर आप करोगे एलएलपी में तो इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट को होता है। ठीक है, मर्जर एमएलगेमेशन अकाउंट्स में पढ़ोगे आप आईपीसीसी के अंदर भी और फाइनल के अंदर भी। मतलब दो कंपनीज को मिला के जब आप एक कंपनी बना देते हो उसमें मर्जर कहते हैं उसको। एमएलगेमेशन की आप एक कंपनी को उठा के दूसरी कंपनी मर्ज कर देते हो और मेन वाली छोटी कंपनी को उठा के मेन में मर्ज कर देते हो, एमएलगेमेट कर देते हो, उसको एमएलगेमेशन कहते हैं। तो जो भी आप मर्जर एमएलगेमेशन जो आप करोगे वो आपकी एलएलपी एक्ट के हिसाब से आप करोगे। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, एक फर्म एक प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी आपकी एलएलपी के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आप उसको कन्वर्ट करना है तो आपको एलएलपी एक्ट के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। इसके प्रोविजंस आपके
इस हिसाब से लगेंगे आपके। ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, every form or application of document required to be filed or delivered under the act and rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form or on its website MCA की साइट पे जाके। फर्जी चीज है सर, मतलब बेसिकली क्या है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करना है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में आप फाइल करोगे क्योंकि एलएलपी से रिलेटेड आपके होंगे। फॉरेन एलएलपीज, वो सारी एलएलपी जो कि आपकी इंडिया से बाहर बनी है वो आपकी सारी फॉरेन एलएलपीज बनी जाती है। Incorporate registered outside India, which is established as a place of business within India. इसको किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? सर एक मर्ज था और एक और था, वो बता दो एक बार। अमेलगमेशन था सर, जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जरूरी नहीं है वैसे आपके इस अभी सीए फाउंडेशन में जरूरी नहीं, आईपीसीसी में और फाइनल में आप जाके पढ़ोगे। मर्जर क्या होता है सर, जैसे कि मान लो आपकी दो कंपनी है, एक है आपकी ए लिमिटेड और एक है आपकी बी लिमिटेड, दोनों का आपने किया मर्ज और आपने बना दी सी लिमिटेड, ठीक है। अमेलगमेशन के केस के अंदर होता है सर, एक है आपकी ए लिमिटेड और एक है आपकी बी लिमिटेड, आपने इसको इसके अंदर अमेलगमेट कर दिया और ए लिमिटेड की ए लिमिटेड ही रही, ठीक है। मर्जर के केस के अंदर दो कंपनी मर्ज होकर तीसरी नई कंपनी बनाती है। अमेलगमेशन के केस के अंदर एक कंपनी आपकी अमेलगमेट हो जाती है दूसरी के अंदर, अमेलगमेट मतलब घुल जाती है और मिल जाती है, ये डिफरेंस होता है। प्रॉपर डिफरेंस आईपीसीसी में फाइनल में पढ़ोगे, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, हालत खराब कर देते हैं सर, बस इतना आप याद रखना। ठीक है। इतने प्रोविजंस हैं, इतनी कैलकुलेशंस हैं, बैलेंस शीट कभी मैच नहीं होती और बहुत सारी चीजें होती हैं, हालत खराब कर देते हैं। वाले अपनी वाला चैप्टर आता है अमेलगमेशन का चैप्टर सर इसकी भी बैलेंस शीट होगी? इसकी मर्जर अमेलगमेशन की? यस सर। सर अकाउंट्स में आओ तो सही, आपको हर चीज की बैलेंस शीट मिलेगी, आपको इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट मिलेगी, बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट मिलेगी आईपीसीसी में, आपको जॉइंट कंपनी की बैलेंस शीट मिलेगी, आपको और क्या बताऊं पार्टनरशिप भी मिलेगा, आपको पार्टनरशिप फैक्टर जाके डीप में मिलेगा आपको आईपीसीसी। और यहाँ वहां पे स्कूल वाली बैलेंस शीट नहीं होती है सर, वहाँ पे बैलेंस शीट्स वहाँ पे ऐसी होती हैं कि आपके जो एडजस्टमेंट पॉइंट्स होते हैं वो 20 एडजस्टमेंट पॉइंट्स होते हैं आपके जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो इतनी इजीली नहीं मैच करती है सर, वो हालत खराब कर देती है मैच होने में। और आपको अब ये स्कूल वाली बैलेंस शीट और ये कॉलेज वाली बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर एक बहुत बड़ी बड़ी बैलेंस शीट मिलेगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट्स नहीं है, ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। मैंने ये हर बार ये रिपीट कर रहे हैं, वही चीज हम लोग बार बार दोबारा पढ़ रहे हैं, सेम है, 2 या उससे ज्यादा बंदे होने चाहिए, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन आपको रजिस्ट्रार या एमसीए के अंदर आप जाकर उसको रजिस्टर करोगे। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, आप फाइल क्या करोगे, देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ए स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आप एक स्टेटमेंट भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में आप अपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में एक स्टेटमेंट भी आप उसमें फाइल करोगे, मे बी ईदर by an advocate or a company secretary or chartered accountant or a cost accountant who is engaged in the formation of the LLP। आप एक स्टेटमेंट भी फाइल करोगे, ठीक है, जो आपका सीएस करे, सीए करे या फिर आपका एडवोकेट करे या कॉस्ट अकाउंटेंट करे, जो कि एलएलपी बनाने में था उस टाइम पे, बिकॉज इनके बिना ये एलएलपी बनेगी नहीं। by anyone who subscribed his name into the incorporation document, that all the requirements of this act and the rules made thereunder have been complied with। बेसिकली सर सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है, और सेल्फ डिक्लेरेशन आपकी जो है वो आपका या तो सीए करवाएगा, या तो आपका सीए कराए, सीएस कराए, सीएमए करवाए, या फिर आपका एडवोकेट कराए, जो कि इस एलएलपी को बनाने के टाइम पे इनके साथ था। और इसमें एक डिक्लेरेशन ये दी जाएगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके जरूरी हैं, जो सारे चाहिए वो हमने सारे इसके अंदर लगा दिए in respect of incorporation in matters precedent and incidental thereto, मतलब पीछे वाले भी और आने वाले भी, मतलब जो साथ में है वो भी और जो आसपास के नहीं है तो पर जरूरी है वो भी। Incorporation document shall be in a form as may be prescribed, जिसमें वो होना चाहिए state the name of the LLP का नाम होना चाहिए, state the proposed business होना चाहिए LLP का, एड्रेस किस एड्रेस पे बन रही है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन जो पार्टनर बनेंगे, इनकॉर्पोरेशन डेजिग्नेटेड पार्टनर जो बनेंगे वो कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन जो कि आपके एलएलपी में होनी चाहिए। सिंपल रीडिंग है, रीडिंग आप दे सकते हैं। If a person makes a statement as discussed above which he knows to be false, अगर एक बंदा ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता है कि वो गलत है या फिर
डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, इसको पता है कि गलत है या फिर ये माने कि ये सही नहीं है, ठीक है, उसको जेल हो सकती है, जो कि जेल होगी आपकी या तो 2 साल की, एंड फाइन लगेगा जो कि 10,000 से कम नहीं होगा, इसमें भी एक्सटेंड अप टू 5 लाख। फाइन है आपका मोर देन 10,000 एंड लेस देन 5 लाख, ये आपका फाइन है। याद करें ना, कई बार पेनल्टीज आ जाती है आपकी। रीड एंड लर्न सर, पेनल्टीज आ जाती हैं आजकल आपके ना, इंस्टीट्यूट हमारा पेनल्टीज दे देता है एग्जाम में। Incorporation by registration, sir, when the requirement imposed by clauses B and C of subsection 1 of section 11 have been complied with, registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर आपने सारे नहीं दिए हैं, ठीक है, she shall within a period of 14 days register the incorporation document and give a certificate that LLP is incorporated by the name specified therein. बेसिकली सारे कागज पत्र लेके रजिस्ट्रार के पास जाओ, जो ऊपर लिखे हुए हैं, एक स्टेटमेंट लेके जाओ रजिस्ट्रार के पास में, आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ट्रू है, आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू नहीं है, और आपको ये भी बताओ ये पता नहीं, सॉरी, ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स नहीं है, और ये सारी चीजें लेके रजिस्ट्रार के पास में जाओ, रजिस्ट्रार सारी चीजें चेक करेगा, और अगर उसको दिखता है कि आपने सब चीजों से अप्लाई कर रखा है तो 14 दिन के अंदर अंदर आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड, और आपको एलएलपी की जो भी जिस नाम से आप एलएलपी रजिस्टर करोगे आपकी रजिस्टर हो जाएगी। Registrar may accept the statement delivered under clause C of subsection 1 of section 11 as sufficient evidence that the requirement imposed by clause C of that subsection has been complied with. अगर आपने स्टेटमेंट दे दी है तो वो ये मान लेगा कि आपने जो भी रिक्वायरमेंट है सेक्शन ए के अंदर आपने कंप्लाई कर ली, मतलब स्टेटमेंट के अंदर आप ये कहते हो कि मैंने जितने भी रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो कंप्लाई की है। The certificate issue जो होगा shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal. Registrar आपका साइन करेगा, रजिस्ट्रार ने साइन नहीं किया तो नहीं मानी जाएगी रजिस्टर। The certificate shall be conclusive evidence that LLP is incorporated by the name specified therein. किसी को कोई भी डाउट? सर इसमें नहीं, मुझे पहले का पूछना है, कॉमन सील का एक बार ही बता दो आप। सर कॉमन सील ये होती है कि आप मोटा मोटी समझ के चलो तो ठप्पा, कि जैसे मान लो कि अगर आप जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते होगे ना तो आप अपनी भी एक कॉमन सील बनाओगे सर, कि आशु राठौर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वहां पे मतलब देखो सील से, कॉमन सील से क्या होता है कि उसको एक सेपरेट ना एक उसको आइडेंटिटी मिल जाती है कि वो अपनी उस सील के अंडर वो काम कर सकता है। जैसे अब आशु राठौर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, आशु राठौर अगर आपकी प्रैक्टिस में है तो आशु राठौर के अलग से कॉमन सील है, मतलब एक आशु राठौर अपनी प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, उस तरीके से मान के चलो कि वो ठप्पा है एक तरीके से, कि उसकी वो एक कॉमन सील है, वो अपने उस ठप्पे के अंदर काम कर सकता है। ओके सर, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एल, यस सर सेकंड पॉइंट बता दो एक बार। ये वाला, यस सर। इसमें ये कह रहा है कि आप ऊपर स्टेटमेंट फाइल करके दोगे ना, ये जिस स्टेटमेंट के अंदर आप लिखोगे कि एवरीथिंग इज ट्रू, एंड आप उसमें डिक्लेरेशन दोगे कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने दिए हैं वो सही है, और हम जो भी दे रहे हैं उसके वो भी सारे सही है, ठीक है, हमारी नजर में सब कुछ ही ठीक है, हमने जो दिया वो फुलफिल किया, सब कुछ पूरा दिया है, तो आपकी वो जो स्टेटमेंट है रजिस्ट्रार आपकी वो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसको ही सफिशिएंट एविडेंस मानेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट आप इम्पोज की हुई है क्लॉज में वो सारी आपने फुलफिल कर दी है, इंक्लूडिंग द अदर डॉक्यूमेंट जो कि आपके रिक्वायर्ड है, और वो ये मानेगा कि आपने बाकी सारी चीजों से कंप्लाई किया हुआ है। अगर फॉरेन केस खुदा ना खास्ता फ्यूचर में निकल के आता है कि आपने चीजों से कंप्लाई नहीं किया हुआ था, तो एवरी दैट पर्सन हु हैज साइंड दैट स्टेटमेंट विल बी लायबल फॉर द पेनल्टी और फॉर द प्रिजन एक्सटेंडेबल अप टू 2 years एज द केस, जो भी आपकी डिसाइड होती है मतलब। ठीक है, सोनिया? यस सर, क्लियर है। ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरइन, हर एलएलपी का एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ पे उसकी होना चाहिए, जहाँ पे उसके कम्युनिकेशंस और नोटिस का एड्रेस हो सके। ए डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड on LLP or partner designated partner thereof by sending it by post under certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed at the registered office and the addresses specifically declared by the LLP. Basically जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस आपका जरूरी इसलिए होता है कि जो भी नोटिसेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड आपकी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपके डिलीवर हो सके, तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस आपका देना ही पड़ेगा। एलएलपी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है,
ठीक है, एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार के पास आपको नोटिस वो चेंज का नोटिस देना पड़ेगा in such form and manner and subject to such conditions and be prescribed and any such change shall effect upon such filing only. अगर आपको रजिस्ट्रार के पास, अगर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कराना है तो रजिस्ट्रार के पास जाइए, उसके पास फॉर्म फिल करिए जो रजिस्ट्रार आपको देगा, वो सारी कंडीशंस फुलफिल करिए जो रजिस्ट्रार आपको बताएगा, उसके बाद में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाएगा। अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेन करती है एनी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन तो एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइन, जो कि आपका 2000 से कम नहीं होगा और 25,000 मैक्सिमम का जा सकता है। ये भी आपका रीड एंड लर्न सर। फाइन, किसी को कोई भी डाउट है बता दो। मतलब अगर एलएलपी कोई भी प्रोविजन तोड़ती है, यस, रजिस्टर्ड एड्रेस के केसेस में ये जो पेनल्टी है ये रजिस्टर्ड एड्रेस के केस की पेनल्टी है कि अगर आप रजिस्टर्ड एड्रेस के केस में अगर कोई भी आप अगर प्रोविजंस अगर आप तोड़ती है एलएलपी तो एवरी पार्टनर शैल बी लायबल फॉर अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 2000 एंड कैन गो अप टू आपका ये 2000 से ज्यादा और आपका 25,000 से कम आपका फाइन लगेगा एलएलपी के पार्टनर्स के ऊपर। सर कॉन्ट्रावेंस मींस तोड़ना, क्या सर? तोड़ना तोड़ना, आप प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है सर। वो होता है आपका कॉन्ट्रावेन करना आपके प्रोविजंस के साथ में। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन यार वहां भी पढ़ के आया, हमारे ये लोग सेम चीजें पढ़ रहे हैं, पढ़ लेना आप लोग यार। ये वही है कि आप लीगल एंटिटी बन जाओगे, सेम आपके पास नाम आ जाएगा और कोई और एलएलपी सेम नाम से नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि ना वो अलग से रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद अगर कुछ चाहिए तो उसके बाद उसको अपने आप कोई अगर एलएलपी और कोई अगर आपके नाम वाली एलएलपी में अगर रजिस्टर कराने जाता है तो वो नहीं किया जाएगा। Reservation of name, a person may apply in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed to the registrar for the reservation of name set out in the application as the name of a proposed LLP, the name to which LLP proposes to change its name. देखो क्या होता है, जब कंपनी भी कभी आप फॉर्म करने जाते हो ना, तो जब कंपनी फॉर्म करने भी हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग नेम देते हैं, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आशु और खुशदीप मिलके कंपनी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आशु खुशदीप प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी बन जाएगी, ठीक है, जो कि आप अपने एमसीए में देते हो जब पूरे फॉर्म और जब फाइलिंग आप जब भी करके देते हो, ठीक है। तो उसके बाद जब आप एप्लीकेशन देते हो फिर वो नेम चेक होता है कि आशु एंड खुशदीप के नाम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई और पहले कंपनी तो नहीं बनी हुई। तो अगर तो वो जो नहीं बनी होती है तो आपकी आशु एंड खुशदीप प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी आपकी आ जाएगी। बट अगर वो ऑलरेडी एक कंपनी एग्जिस्टेंस में होगी विद सच सेम नेम या फिर कुछ रिजेम्बलेंस अगर उसका हो रहा होगा, तो फिर वो जो रजिस्ट्रार है आपका, जो एमसीए वाला जो बनता है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा ना, आपको बोलेगा कि सर नाम कुछ और ढूंढ के लेके आओ, बिकॉज नाम आपका जो है बहुत कॉमन नेम है और दूसरे के नाम से मैचिंग है। तो फिर आप उसको फिर एक अलग से नाम दोगे कि अब ये वाला ट्राई कर लो। और हर बार नेम जब देते हैं तो फाइलिंग की फीस लगती है, ध्यान रखना। इसलिए फ्यूचर में जब भी किसी अपने क्लाइंट के अगर नाम करने जाओगे तो उसको अगर यूनिक ट्राई करना कि कुछ यूनिक नाम हो, सो दैट एक ही बार में काम होता है। अगर कॉमन नाम रखने जाओगे तो फाइलिंग की फीस हमेशा हर बार लगेगी, जो कि 1000 रुपये है। तो इसके अंदर ये है कि आप नाम रिजर्व कर सकते हो, जो कि आपकी प्रपोज एलएलपी का नाम आप रखने जाओगे वो, या फिर आप कभी हो सकता है फ्यूचर में आप अपने इस नाम से चेंज करके आप कोई और नाम अपना रख लो। तो उस केस के अंदर आपको रजिस्ट्रार को वो फीस दे दो, वो मैनर में फीस दे दो या फॉर्म वगैरह भर दो, जिसमें कि आपका ये वाला नाम भी सेफ हो जाएगा और आप जो फ्यूचर में नाम रखना चाहते हो वो भी सेफ हो जाएगा। फिर ये वाले नाम किसी और को दिए नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर सेटिस्फाइड है कि आपने रूल्स को फुलफिल किया है, अप्लाई किया, तो वो आपको नाम दे देगा, रिजर्व कर देगा आपका नाम फ्रॉम द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। तो आप वो नाम फिर आपके रिजर्व हो जाएंगे, वो आपका नाम बच जाएगा। किसी को कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी notwithstanding anything contained in section 15 and 16 जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है दैट एलएलपी हैज बीन रजिस्टर्ड, ठीक है, अंडर ए नेम which is a name referred to in subsection 2 of section 15, जो कि आपके ऊपर है सेक्शन 2 of subsection 15 जो आपका ये एलएलपी ये इस वाले नाम से
ठीक है, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपकी सेटिस्फाइड है कि आपने जो नाम रखा हुआ है उसके हिसाब से रखा हुआ है, and is identical with or too nearly resembles the name of any other LLP or body corporate or other name as to be likely to be mistaken for it. The central government may direct such LLP to change its name. The LLP shall comply with said direction within 3 months. Timing याद रखना, within 3 months after the date of direction of such longer period by the central government may allow. Basically या तो आप खुद भी जाके नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपका नाम ऐसा कुछ है जो कि आइडेंटिकल है बाकी किसी और के नाम से भी, उसके अंदर राजा वाजा के कुछ ऐसे कुछ किंग और क्वीन और समथिंग समथिंग आपकी रिजेम्बलेंस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि नहीं आपके जो नाम है वो ये वाला नहीं होना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट इज ईदर मैचिंग विद एनी अदर नेम या रिजेम्बलेंस है किसी और नेम से, और लोग इसको मिस्टेकन कर सकते हैं, जैसे एबीसी एंड प्राइवेट लिमिटेड या सॉरी एबीसी एंड कंपनी या फिर एबीसी एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स, ऐसा कुछ करके रिजेम्बलेंस अगर आपकी कुछ है तो लोग एक कंपनी को दूसरी कंपनी से मिस्टेकन कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करेगी, उस डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। एनीवन एनी डाउट? दूसरा पॉइंट है आपका एन एलएलपी जो कि आपकी फेल हो जाती है कंप्लाई करने में विद द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चेंजिंग द नेम, उसके ऊपर फाइन लगेगा, क्या नाम है, ठीक है, जो कि आपका 10,000 से कम नहीं होगा और जो कि आपका 5 लाख तक जा सकता है। ये एलएलपी के ऊपर लगेगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर जो फाइन लगेगा वो 10,000 से लगेगा और 1 लाख तक जा सकता है। एनीवन एनी डाउट? सर आपने सेकंड पॉइंट क्या बताया? सर देखो ये तो फाइन लगेगा आपका एलएलपी के ऊपर, देखो मतलब मोटा मोटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कहा कि भाई नाम चेंज कर लो, ठीक है, और आपने 3 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज नहीं किया, तो ये तो फाइन लगेगा सर आपका एलएलपी के ऊपर, ठीक है, जो कि होगा आपका 10,000 से ज्यादा और आपका 5 लाख से कम। और ये जो फाइन लगेगा ये एंड है सर, ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये भी लगेगा नीचे वाला, ये आपका लगेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर, क्योंकि मेन हम लोग उन्हीं को मानते हैं कंप्लायंस वगैरह करने के लिए, ठीक है। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर लगेगा आपका, जो कि लगेगा 10,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम, ये जो फाइन लगेगा। ओके सर, ठीक है, तो बेसिकली नाम चेंज कर लो जब तक उन्होंने बोला, अगर नाम चेंज नहीं करते हो इन केस तो फिर फाइन लगेगा आपके, जो कि एलपी के ऊपर वाला और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर नीचे। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर इसीलिए लगेगा बिकॉज वो ही जिम्मेदार होते हैं आपके रूल्स और कंप्लायंस लॉ से कंप्लाई कराने के लिए, एलपी को, नॉर्मल पार्टनर्स नहीं होते, ठीक है। ये सेल्फ कर लेना सर, ये रीड करना है सर। अगला पॉइंट है आपका पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, आप पार्टनर्स कब बन सकते हो? On the incorporation of LLP, the person who subscribed their names to the incorporation document shall be its partners, and any other person may become a partner of the LLP by and in accordance with the LLP agreement। देखो इसके अंदर मोटा मोटी ये चीज है कि वो सारे बंदे जब LLP आपकी इनकॉर्पोरेट हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नाम अपना सब्सक्राइब किया था, मतलब नाम अपना दिया था, तब तो आप पार्टनर आप बनोगे। और उसके अलावा वो बंदे LLP एग्रीमेंट के अंदर अगर उनका नाम है तो वो भी आपके पार्टनर्स बन जाएंगे। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 23, same as otherwise provided by this act, mutual rights and duties of the partners of LLP and the mutual rights and duties of LLP and its partners shall be governed by the LLP agreement, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था। अगर LLP agreement नहीं है आपका तो फिर LLP act के हिसाब से वो govern। LLP agreement and any changes, if any, made therein shall be filed with the registrar in such form, manner, and accompanied by such fees as may be prescribed. An agreement in writing made before the incorporation of LLP between the persons who subscribe their names to the incorporation document may impose obligations on the LLP। ठीक है, ऑब्लिगेशंस कुछ आपके एलएलपी के ऊपर रख सकते हैं जब वो इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड, मतलब कि वो मान लिया गया है और वो एक्सेप्ट कर लिया गया है बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू एनी मैटर, द राइट्स एंड ड्यूटीज जो होंगे वो आपकी एलएलपी एक्ट के हिसाब से, आपके फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे।
as are set out in the first schedule. Any doubt? सर एक बार ये सारे पॉइंट मतलब कंक्लूजन में समझा दो। सर कंक्लूजन में ये है कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है एलएलपी के और उनके पार्टनर्स के आपके एलएलपी एग्रीमेंट से आपके वो गवर्न होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एलएलपी एग्रीमेंट में अगर आपके कोई चेंजेस करते हो तो चेंजेस आपको जो रजिस्ट्रार जिस फॉर्म में बताएगा, मैनर बताएगा, फीस में बताएगा, वो आपको हिसाब से करना पड़ेगा। तीसरा आपका एग्रीमेंट, ठीक है, अब अगर जो पर्सन जो सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके एग्रीमेंट को, जब एलएलपी बनने वाली थी उस टाइम पे अगर वो कोई ऑब्लिगेशंस लगाते हैं एलएलपी के ऊपर, तो ऑब्लिगेशंस वो तब मानी जाएंगी जब बाकी सारे पार्टनर्स एलएलपी इनकॉर्पोरेशन आने के बाद रेटिफाई करते हैं उन सारी ऑब्लिगेशंस को। अगर बाकी सारे पार्टनर्स ने रेटिफाई नहीं किया है तो फिर आपकी ऑब्लिगेशन नहीं मानी जाएगी। चौथा पॉइंट है इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू एनी मैटर, ठीक है, अगर आपके पास एलएलपी एग्रीमेंट ही नहीं है मोटा मोटी, तो आपकी जो है एलएलपी आपकी गवर्न होगी वो फर्स्ट शेड्यूल से होगी एलएलपी एक्ट की, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। Cessation of partnership interest. A person may cease to be a partner of LLP in accordance with an agreement with the other partners or in the absence of agreement with the other partners as cessation of being a partner by giving a notice in writing of not less than 30 days. मतलब या तो एग्रीमेंट के हिसाब से आप पार्टनरशिप से एलएलपी से हट जाओ बीइंग अ पार्टनर, अगर आप एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं हट रहे हो मतलब या फिर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो आप 30 दिन का एडवांस में नोटिस दो और आप रिजाइन कर सकते हो। A person shall cease to be a partner on his death or dissolution of the LLP, या तो मर जाए तो उसकी खत्म हो जाएगी, या LLP डिसॉल्व हो जाए if it declared of unsound mind, अगर वो पागल घोषित कर दिया जाए by competent court, और उस या फिर वो इंस्टॉलमेंट होना उसने घोषित कर दिया, तब भी वो आपका पार्टनरशिप से हट जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है। Where a person has ceased to be a partner of a LLP, hereinafter referred to as a former partner, the former partner is to be regarded in relation to any person dealing with LLP as still being a partner of the LLP unless the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP or noticed that former partner has ceased to be part of the LLP has been delivered to the registrar. Basically, अगर कोई बंदा आपका पार्टनर नहीं रहता है, ठीक है, और कोई जो थर्ड पार्टी अगर उसके साथ में आके कुछ अगर अपनी डिसीजन मेकिंग वगैरह ऐसा अगर कुछ कर लेती है, तो ये वो जो बंदा पार्टनरशिप से हट रहा है वो आपका पार्टनर तब तक माना जाएगा जब तक वो पार्टनरशिप से हट नहीं जाता, तब तक वो पार्टनर माना जाएगा बेसिकली 30 दिन के अंदर अंदर। और दूसरा, जब वो हट गया है और रजिस्ट्रार तक आपकी इन्फॉर्मेशन जब पहुंच गई है तब तक वो आपका पार्टनर माना जाएगा। हट ही रहो, हट गए 30 दिन हो गए, पार्टनरशिप से हट गए, खत्म कहानी। अगर 30 दिन मतलब उस 30 दिन के नोटिस नहीं हट रहे हो, तो जब तक रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है कि आप पार्टनर नहीं रहे हो, तब तक आप पार्टनर माने जाओगे। किसी को कोई भी डाउट? सर एक बार दोबारा बता दो। आप बताओ वो क्या समझ में आया, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। सर थर्ड आपको समझ में क्या है इसमें? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी? चाहे गलत ही बताओ मेरे को। इसमें 30 दिन का नोटिस देना होता है पार्टनर्स को, फिर उसके बाद रजिस्टर में चेंज वगैरह कराना पड़ता है। फिर जो आपने वो ध्यान नहीं है आपका। इसके अंदर ये है कि where a person has ceased to be a partner of a LLP, ठीक है, जहाँ पे कि एक पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर ने बोला कि मैं LLP को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसको कब तक पार्टनर माना जाएगा? पहला, अगर उस पर्सन ने नोटिस दिया कि पार्टनरशिप से हट रहा हूँ, तो जब तक उसका नोटिस पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको पार्टनर माना जाएगा। अगर उसने नोटिस नहीं दिया है तो जब तक रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच जाती कि ये बंदा पार्टनरशिप से हट चुका है, वो तब तक पार्टनर माना जाएगा। ये इसका क्रक्स है, ठीक है? ठीक है सर। Okay. The cessation of a partner from the LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP or to the other partners or to any other person which he incurred while being a partner.
मतलब कि अगर आप पार्टनरशिप से हट गए हो तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपने पीछे काम वाम किए थे उसके हिसाब से आप फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने जो कुछ भी किया था वेल बीइंग अ पार्टनर, आप उस चीज के लिए लायबल तो रहोगे ही रहोगे। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ना है यार एक बार, 5वां। पढ़ लिया? कौन समझाएगा Yes, फिफ्थ sir. पॉइंट? कौन समझाएगा? सिंपल लैंग्वेज है सर। खुशी? सर हाँ इसमें ये है कि हाँ बताओ। एलएलपी से पार्टनर डिस्चार्ज नहीं होगा, एलएलपी की भी कोई ऑब्लिगेशंस है। नहीं सर। खुशी, कनिष्का, कनक, आप लोग समझाओगे? तो इसमें आशु का? ये कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसको कुछ चीजें जो मिलेंगी उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में बताया गया? क्या बताया गया? एक सेकंड से, तो मैं एक बार ध्यान से पढ़ूं। खुशी, आप प्रेजेंट हो? यस सर। आप बताओगे? आप लोग सारे एकदम साइलेंट अटेंडीज हो। फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया है? सर आपने फोर्थ बोला था, फिफ्थ बोला था? फिफ्थ बोला सर। तो फर्स्ट में तो वो कह रहे हैं कि कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होगा जो उसने दिया था, वो वाला एलएलपी में वो वाला मिलेगा। किसको मिलेगा? जो पार्टनर सर जिसकी डेथ, आप म्यूट पे बोल रहे हो अगर बोल रहे हो। सर जो जिसकी डेथ हो जाएगी या जो इंसॉल्वेंट हो जाएगा या छोड़ जाएगा जो। उसको मिलेगा। खुशी बताएंगे? कनक? हाँ सर। फॉर्मर पार्टनर क्या होता है? सर बताओ तो इसमें सर ये मैं तो नहीं है जो पार्टनर मर गया, उसके जो बेटे वगैरह वो हैं रिलेशंस में, उनको प्रॉफिट वगैरह इक्वली बटेगा और जो कैपिटल वगैरह कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। सर इसमें लिखा है कि जो पार्टनर मर जाएगा उसके जो भी लीगल मतलब जिसको भी मिलना होगा आगे, उसको उसके कैपिटल के हिस्से के हिसाब का मिल जाएगा। भी लिखा है सर, इक्वल ध्यान से पढ़ो। कंट्रीब्यूशन। देखो आप लोगों को मैंने सबसे पूछा, आप लोगों ने ना लाइनें कोई सही से नहीं पढ़ी है, और तो मैंने आपको पढ़ना पहले भी सिखाया था। अब इसको ध्यान से एक एक चीज पढ़ो। मेरे पार्टनर ऑफ एलएलपी सीजेस टू बी अ पार्टनर, कॉमा, मतलब जो एक पार्टनर है आपका एलएलपी का वो पार्टनर नहीं रहा अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दी एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर अगर ऐसा कुछ प्रोवाइडेड है तो उस हिसाब से, नहीं तो द फॉर्मर पार्टनर और ए पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर in consequence of the death or insolvency of the former partner shall be entitled to receive from the LLP। मतलब यहाँ पे कि एक पार्टनर एलएलपी में पार्टनर नहीं रहा, तो अगर एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया, एलएलपी एग्रीमेंट में जैसे प्रोवाइड किया गया वैसा,
अगर वहां पे नहीं प्रोवाइड किया गया तो जो फॉर्मर पार्टनर है, ठीक है, या तो वो बंदा जो पार्टनर नहीं रहा वो, या फिर उसकी डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो एंटाइटल है चीजें रिसीव करने के, उसको मिलेगा एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द एलएलपी। मतलब जो बंदा पार्टनर नहीं रहा, फॉर्मर पार्टनर का मतलब समझो सर पुराने वाला पार्टनर, ठीक है, जो कभी पार्टनर हुआ करता था, भूतकाल में जो कभी पार्टनर हुआ करता था, वो वाले पार्टनर ने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी, तो अगर आप पार्टनर नहीं रहते हो किसी एलएलपी के अंदर, तो या तो आप, अगर आप मौजूद नहीं हो, मतलब बिकॉज ऑफ डेथ और मे बी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको मिलेगा वो सारा का सारा हिस्सा जो कि आपने एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था आपके एलएलपी के अंदर, एंड his right to share in the accumulated profits of the LLP। accumulated profits तो पता होगा सर, सारे अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, what is accumulated profit? accumulated profit जानते हो? सर अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो क्या? जी सर। सर स्टॉक होल्डर पे मिलता है ना कॉर्पोरेशन। accumulated profit सर, accumulated profit फाइनल अकाउंट्स में पढ़ के आए होंगे जब बैलेंस शीट और वो सारी चीजें बनाते हुए। accumulated profit है सर जो इकट्ठा हुआ प्रॉफिट होता है, जब आपके जैसे मान लो सालों साल के जो प्रॉफिट आपके इकट्ठे होते हैं, बैलेंस शीट अगर देखोगे तो उसमें सालों साल के नेट प्रॉफिट्स आपके इकट्ठे। नेट प्रॉफिट नहीं सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अलग होता है। नेट प्रॉफिट होता है कि जो नेट है उस टाइम पे, एक्यूमुलेटेड होता है मान लो मेरे पास 5 साल, मैंने 5 साल हो गए मेरी कंपनी को बने हुए, तो 2000 मान लो 2016 में बनी थी, तो 2016 का प्रॉफिट, 2017 का प्रॉफिट, 2018 का, 2019 का और 2020 का, ये सारे जो प्रॉफिट्स मिला के मैं यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट में पढ़ा है, वो होता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से जो कुछ भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, मतलब जितने भी आपके लॉसेस आपको हुए हैं, उन सबको लेस कर दो, ठीक है, और उसका जो शेयर है वो आप ले जाओ प्रॉफिट के अंदर। तो जो नेट, इसके बाद जो आपका नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो आपका बचेगा, उसका जो शेयर बन रहा है फॉर्मर पार्टनर का, वो आप ले जाओ। ये इसके अंदर यार सर, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो गए, आप लोगों को अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नहीं पता होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? नोबडी कैन कम एंड हेल्प यू गाइस। तो 12th में बेसिक अकाउंट्स के अंदर पढ़ाया था आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हैं, सिंपल अंग्रेजी की टर्म है यार, आप लॉ भी कैसे समझोगे फिर? सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर कितने साल के प्रॉफिट आते हैं? सर जब से आप कंपनी एग्जिस्टेंस में, तब से आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर उसके साल प्रॉफिट आ जाता है। मैंने आपको कहा ना, भी मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ 2016 से अपनी कंपनी एग्जिस्टेंस में। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कि इकट्ठा क्या हुआ प्रॉफिट? हाँ जो मतलब सब चीजें हटाने के बाद जो बचता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी जब आपके प्रॉफिट स्कूल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सुना है सर? यस सर। हाँ सेम डेप्रिसिएशन की जगह प्रॉफिट लगा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर आप क्या करते हो, जो आपका जो परचेज वैल्यू ऑफ द एसेट जो होती है आपकी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 2016 के अंदर 1 लाख का एसेट खरीदा था, ठीक है, हर साल मैं कह रहा हूँ 5% डेप्रिसिएशन आप ले रहे हो, ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे 5000 थी, उसके बाद 4500 थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 40,000, 50 थी, और जो कुछ भी आपको 3 साल की अगर बात करूँ, तो ये 5000, 4500 और 4050, इन सबको टोटल अगर आप करोगे तो ये आपकी मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो मान लो 15,000 के आसपास में सीन है आपका, ठीक। तो ये 15,000 की जो डेप्रिसिएशन है, आप इसको कहते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप दो तरीके से बुक्स के अंदर दिखा सकते हो, या तो आप नेट जो आपकी WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू में से आप उस साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका आपकी नेट WDV आ जाएगी, आपकी जो क्लोजिंग WDV है, ठीक है, या फिर आप 1 लाख में से आपका 15,000 माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ द एसेट, ये होगी आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये आपकी 85,000 आपकी WDV आ जाएगी। सेम जो आप यहाँ 15,000 को आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, ये 15,000 आप वहां पे आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखा दो, सेम चीज है आपकी। सर इसमें स्ट्रेट लाइन वाला मेथड यूज नहीं हो सकता? स्ट्रेट लाइन लगा लो सर, मैंने तो एग्जांपल दिया है आपको।
आप कॉन्सेप्ट समझो, डेप्रिसिएशन पे मत जाओ, मैं आपको एक्यूमुलेटेड का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में मत जाओ, एक्यूमुलेटेड के कॉन्सेप्ट पे जाओ कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैसे है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी ऐसे हैं, मतलब इकट्ठे किए हुए जब आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं, या एक्यूमुलेटेड लॉस की अगर बात करोगे तो इकट्ठे किए हुए जो आपके लॉसेस होते हैं, उस साल का नहीं बाकी सबका मिला दो आप। ठीक है, पर यू गाइस नीड टू वर्क हार्ड भाई, आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू। अगर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड की लाइन का मतलब अगर नहीं पता है तो यू गाइस नीड टू रियली वर्क हार्ड। फाउंडेशन में भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपके कॉन्सेप्ट ठीक है भाई, बुराने मत मानना, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी 7-8 बच्चे बैठे हो, और आपको जरूरत है मेहनत करने की अपने अकाउंट्स के ऊपर भी, और अपनी रीडिंग स्किल्स के ऊपर भी मेहनत करने की जरूरत है आपको कि आप पढ़ के समझ क्या रहे हो। आप लोग सिंपल लाइनें समझने में आप मार खा जा रहे हो, आप फिर आगे जाके एग्जाम्स में आप जो लाइनों की वो कैसे समझोगे। चाहे इकोनॉमिक्स की बात अगर मैं करूँ, चाहे लॉ की बात करूँ, चाहे अकाउंट्स की बात करूँ, आप सिंपल लाइन पढ़ने में आप 7-8 लोग हो, आप सिंपल लाइन पढ़ने में वो 2 मिनट की लाइन दिया, आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू गाइस, आप 1 मिनट में पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। सिंपल आपको रीडिंग करनी है, शब्द जोड़ने में आपका काम हो गया था। You guys really need to work hard. Registration of changes in partners. Every partner shall inform LLP of any change in his name, address within a period of 15 days of such change. अगर आप कोई चेंज कर लेते हो तो 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे आपने चेंज किया उसको 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो बताना पड़ेगा LLP को। ठीक है, अगर पार्टनर अगर अपना कोई चेंज कर लेता है तो LLP where a person becomes or ceases to become a partner, file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases to be a partner. तो जैसे ही वो बंदा अगर आपका LLP में उसमें कोई चेंज किया तो चेंज होने के 30 दिन के अंदर अंदर तक आपको LLP को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। और LLP के बिहाफ पे कौन बताएगा सर? 7-8 में से कोई भी, अभी तक मैं सबको ही बताया हूँ। कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी किसकी LLP में? डेजिग्नेटेड पार्टनर। यस सर। और where there is a change in the name or address of the partner, file a notice with the registrar within 30 days of such notice or with such change. जैसे पार्टनर अगर चेंज करेगा तो 15 दिन के अंदर बताएगा LLP को, और पार्टनर चेंज किया तो जब इसने LLP को बताया, LLP इसके बताने के 30 दिन के अंदर बताएगी रजिस्ट्रार। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इन नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन इन सच फॉर्म एंड अकम्पेनिड बाय सच फी, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, shall be signed by the designated partner of the LLP and authenticated in a manner as may be prescribed. If it's related to an incoming partner, shall contain a statement by such partner that he consents to becoming a partner. मतलब कि अगर आप कोई भी चेंज अगर करते हो तो पहले उसको फाइल में और फॉर्म में और फीस के साथ बता दो, साइन करेंगे सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर कोई बंदा नया एंट्री कर रहा है तो उससे स्टेटमेंट ले लो, ये तेरे को सारी चीजें पता है, तू अपने होशो बाद में सारी चीजें कर रहा है। LLP कॉन्ट्रावीन करती है अगर इन सारी चीजों से, तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर फाइन लगेगा which will be not less than 2000 and extend up to 25,000। और अगर कोई पार्टनर कॉन्ट्रावीन करता है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा एंड ये, ठीक है, 2000 और मैक्सिमम जाएगा 25,000। Any person who ceases to be a partner of LLP may himself file with the registrar the notice referred to in subsection if he is responsible cause to believe that LLP may not file the notice with the registrar. Basically, अगर कोई बंदा LLP में पार्टनर से हट रहा है और उसको लगता है कि उसको LLP को बता भी देगा तो LLP आगे नहीं बताएगी, लेकिन एनी केस अगर उसको कुछ भी लगे, दिस इज द फैक्ट ऑफ द केस एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, तो वो डायरेक्टली जाके रजिस्ट्रार को भी बता सकता है। However, where no confirmation is given by the LLP within 15 days, the registrar shall register the notice made by person ceasing to be a partner under this section. मतलब अगर LLP उसको नहीं बताती रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर, जब उसने LLP को बताया तो और LLP से जाके रजिस्ट्रार को बता दिया तो रजिस्ट्रार 15 दिनों के अंदर, मतलब 15 दिन के बाद उस बंदे को एज अ पार्टनर ऑफ दैट LLP नहीं मानेगा और वो हट जाएगा। Anyone, any doubt? सर एक बार ये लास्ट पॉइंट ही बता दो। सर लास्ट वाला पॉइंट ये है कि मान लो आपकी, मेरी और खुशदीप की फॉर एग्जांपल तीनों की एक LLP हमने तीनों ने बनाई हुई है, ठीक है। मेरे को लगता है कि मेरे को पार्टनरशिप से हटना है, मेरे को लगता है कि मैं अगर आपको नोटिस दे भी दूंगा तो आप उसको आगे रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं करोगे, ठीक है। मेरे को किसी भी चीज से डाउट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल
मैं क्या करूंगा, एक नोटिस आपको दूंगा, एक नोटिस आके दूंगा रजिस्ट्रार को, ठीक है, दूंगा मतलब बेसिकली एलएलपी को। मैंने एक नोटिस एलएलपी को दिया, एक मैंने नोटिस दिया रजिस्ट्रार को कि भैया आई एम सीजिंग टू बी अ पार्टनर इन दिस एलएलपी। तो या तो एलएलपी जाके फिर रजिस्ट्रार को खुद बताएगी विद इन 30 डेज, ठीक है, जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ था। अगर एलएलपी नहीं बताती है, ठीक है, विद इन 30 डेज, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस नोटिस के मिलने के 15 दिन के अंदर, मतलब 30 डेज एक्सपायर होने के बाद में, ठीक है, वो ये मान लेगा कि दिस पर्सन इज नॉट अ पार्टनर, खत्म, कि मैं आई विल नॉट बी अ पार्टनर इन दैट केस। सर मतलब वो रजिस्ट्रार एलएलपी पे कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं लगाएगा? लगाएगा सर, आपने कंप्लाइन नहीं किया उससे तो लगाएगा। देखो क्या है, मैंने नोटिस दिया आपको, ठीक है, एलएलपी को मैंने नोटिस दिया कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर इन दिस एलएलपी नाउ, और मैंने एक नोटिस दिया मैंने रजिस्ट्रार को, आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर इन दिस एलएलपी नाउ। रजिस्ट्रार ने जाके पूछा एलएलपी से, भैया ही दिस पर्सन इज नाउ नॉट विलिंग टू बी अ पार्टनर इन द एलएलपी नाउ, ठीक है, रजिस्ट्रार ने पूछ लिया जाके एलएलपी से। तो एलएलपी ने जब उसको रजिस्ट्रार ने जब एलएलपी को नोटिस दिया, तो एलएलपी को उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर उसने 15 दिन के अंदर अंदर तक जवाब नहीं दिया, तो रजिस्ट्रार मेरे को एज ए पार्टनर हटा देगा फ्रॉम दैट एलएलपी, एंड बिकॉज डेजिग्नेटेड पार्टनर से रूल से कंप्लाई नहीं किया, तो फिर उसको फाइन और पेनल्टीज लगेंगी, जो भी उस केस के अंदर आपकी वैलिड होंगी और एलिजिबल होंगी, ठीक है। और सर एक बार फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस है, 15 और 30 दिन के में क्या फर्क है? इसमें है सर कि पार्टनर बताएगा एलएलपी को या एलएलपी बताएगी रजिस्ट्रार को। सेकंड पॉइंट, पहले पॉइंट में है कि अगर मान लो मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हमारी एलएलपी के अंदर, तो मैं एलएलपी को बताऊंगा कि भैया मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे पार्टनर के अंदर, ठीक है, और एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन 15 पीरियड ऑफ डेज ऑफ सच चेंज। सॉरी फॉर एग्जांपल सॉरी, मान लो कि मेरे को एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई चेंज मैंने कर लिया, मुझे चेंज करने के 15 दिन के अंदर अंदर तक आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, पहला पॉइंट, मैंने चेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लो आज के टाइम पे हम लोग विकासपुरी से हटकर जनकपुरी चले जाते हैं फॉर एन इंस्टेंस दिल्ली में, ठीक है, तो मैंने जब मैं जनकपुरी जब चला गया, तो जनकपुरी जाने के मैंने जब अपना एड्रेस चेंज किया है कम्युनिकेशन वाला, तो मुझे 15 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को बताना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है कि एलएलपी जब एक पर्सन ही सीजेस टू पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, तब एलएलपी रजिस्ट्रार के पास वो फाइल करेगी कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर ये वाला बंदा चला गया है हमारे यहाँ से, ये वाला बंदा या तो चला गया है या फिर ये वाला बंदा हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप में आ गया, तो फिर एलएलपी 30 दिन के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्म करेगी। When there is any change in the name or address of a partner, file a notice to the registrar within 30 days of such change. या तो बंदा कोई नया आ जाए या चला जाए, या फिर किसी बंदे का एड्रेस वगैरह चेंज है, तो 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी रजिस्ट्रार को बताएगी। बताने की जिम्मेदारी है आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। ओके सर। अगला पॉइंट है आपका एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स की। एलएलपी की लायबिलिटी कितनी है और आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी है। सेम जो मैंने बताया है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है एलएलपी के अंदर आपकी लिमिटेड होती है, ठीक है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उतना ही वो आपकी लायबिलिटी रखी जाएगी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। मतलब बंदे की अथॉरिटी नहीं है पर फिर भी कर देता, तो एलएलपी जिम्मेदार नहीं है। पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, ठीक है, या तो जिसके साथ वो कर रहा है उसको पता है कि ये पार्टनर नहीं है फिर भी वो कर लेता है, या फिर उसको ये पता है कि नहीं इसके साथ करना ही नहीं चाहिए फिर भी वो कर लेता है। तो एलएलपी जिम्मेदार नहीं है, जिस पार्टनर ने किया है वही पार्टनर जिम्मेदार है। The LLP is liable if a partner of a LLP is liable to any person as a result of a wrongful act or omission on his part in the course of business of the LLP or with its authority। मतलब कि अगर कोई उसका पार्टनर कुछ ऐसा गलत कर देता है एलएलपी में रहते हुए, ठीक है, विद इन अपनी अथॉरिटीज में रहते हुए, और एलएलपी में रहते हुए अगर वो कुछ गलत कर देता है, तो उस केसेस के अंदर आपकी एलएलपी लायबल होगी, ठीक है सर।
An obligation of the LLP, whether arising in contract or otherwise, shall be solely of the obligation of the LLP. मतलब जो LLP की जो obligation अगर आपकी हो रही है विद इन कॉन्ट्रैक्ट कुछ करते हुए, तो वो सिर्फ obligation और LLP की ही रहेगी, पार्टनर्स की नहीं रहेगी. The liabilities of LLP shall be met out of the property of the LLP. की जो LLP की जो properties है उसी से उसकी liabilities met होंगी. पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स तक आप नहीं पहुंचोगे इन केस ऑफ LLP. पार्टनरशिप के अंदर आप पहुंच जाते. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि a person is not personally liable directly or indirectly for an obligation referred to in subsection 3 or section 27 solely by reason of being a partner in the LLP. उसके बाद आप पर्सनल एसेट्स तक आप नहीं पहुंचोगे, उसके LLP तक ही रहोगे आप. ठीक है. जब LLP जिम्मेदार नहीं है तब LLP जिम्मेदार नहीं है. उसके बाद आप पार्टनर के पर्सनल एसेट्स उठाओ, जो मर्जी उठाओ, क्योंकि उसने उसको पार्टनर ही नहीं माना है वो वाली एक्शन करते टाइम. ठीक है. किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो. या से अगली क्लास में करते हैं या फिर ये वाला कर लेते हैं, अभी होल्डिंग आउट कर लेते हैं. एनी पर्सन who by words spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a party in LLP is liable to any person who has on the faith of any such representation. मतलब बेसिकली खुद को या तो LLP का पार्टनर दिखाता है knowingly और unknowingly, या फिर अपने कंडक्ट से वो पार्टनर दिखाता है खुद को. ठीक. और किसी के साथ ट्रांजेक्शन करने में तो वो बंदा जिसके साथ वो कर रहा है ना, और जो कर रहा है, तो जो कर रहा है वही जिम्मेदार होगा, LLP जिम्मेदार नहीं होगी. However, where any credit is received by the LLP as a result of such representation, the LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself or represented to be as a partner, be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereon. Basically, अगर LLP को उसके ये गलत काम करने की वजह से फायदा हुआ है, तो उस फायदे तक ही LLP आपकी जिम्मेदार होगी. ठीक है. जिस बंदे ने काम किया उसकी लायबिलिटी को बिना टच किए हुए, ठीक है, कि जिसकी उसकी जो लायबिलिटी है वो उसकी लायबिलिटी है, उसको बिना टच किए हुए LLP जो उसको जितने फायदे हुए हैं उस फायदे तक की जिम्मेदार होगी, उसके अलावा नहीं. पहला पॉइंट है ऊपर आपका ये वाला पॉइंट है कि बंदे ने या तो अब कुछ बोल के या लिख के या फिर अपने कंडक्ट से ये दिखाया है कि मैं LLP का पार्टनर हूँ. ठीक है. और उसने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर ली है, ठीक है, उसकी वजह से, और गिवन क्रेडिट टू द LLP whether the person representing himself represented to be a partner does or does not know the present that the representation has reached the person so giving credit. मतलब उसकी वजह से अगर उसको कोई फायदा होता है या फिर LLP को कोई फायदा होता है, तो LLP सिर्फ उस फायदे तक ही जिम्मेदार है. बाकी अगर कुछ लॉस होता है तो लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगी. उसके बाद जो लायबिलिटी होगी वो उस बंदे की होगी. LLP को कोई फायदा है तो LLP वो फायदा वापस दे सकती है. Where after a partner's death, the business is continued in the same LLP name, the continued use of that name or the deceased partner's name as a part thereof shall not for itself make his legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after his death. Basically, आपने एक LLP बनाई हुई है और उसमें 3 मान लीजिए पार्टनर्स थे और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, बट LLP अभी भी सेम नेम से काम कर रही है. जैसे मान लीजिए A, B and C के नाम से कंपनी थी और C की डेथ हो जाती है और अभी भी LLP ABC के नेम से ही काम कर रही है. तो इवन तो वो इसी नेम से काम कर रही है, और उसके बाद C के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या C की कोई फैमिली या कोई भी जिम्मेदार नहीं होंगे ऑफ एनी लॉसेज एनीथिंग जो कि आपकी LLP करेगी उसकी डेथ के बाद. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो. क्लियर है सर. यहाँ से हम करेंगे अगली क्लास में. मतलब सर अगर LLP कुछ भी करती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और रियल उसकी स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं होंगे सर, नहीं होंगे. नहीं होंगे. उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और उसकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर LLP कुछ भी करती है तो.
बारह को करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में उठाते हैं सर यहाँ से, और पढ़ लो। जनरली स्पीकिंग आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आप लोग लाइन का मतलब भी क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो। आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूँ, पढ़ लो अभी अच्छे से तरीके से, क्योंकि हम लोग जब आपके टाइम पे थे तो हम लोग लाइन के मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया करते थे, बट आप लोग एक 4 लाइनों का मतलब आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे, और 10 मिनट लगाया आपने एक टाइम 4 लाइन का मतलब समझने में। Maybe exaggerating this at this point, but this is the truth. Sorry to say this, but this is the truth. ध्यान नहीं दोगे आप लोगों को मतलब होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बाय।